Assalamu alaikum. Welcome again. I formally invite Miss Ansa. She is working as an information secretary at the Gen Forum. Please introduce our next speaker, Dr. Waqar Jalil, who will present on research idea generation. Thank you very much. Assalamu alaikum and warm welcome once again. Our next speaker, Dr. Waqar Jalil, will be addressing the important topic of research idea generation. Dr. Waqar is an accomplished agricultural entomologist with extensive expertise in pest management, chemical ecology, and biological control. He has held positions as scientific officer, postdoctoral researcher, and visiting faculty at leading research institutes in Pakistan and China, with over 80 scientific publications to his name. His work focuses on integrated pest management, insect behavior and ecology, and sustainable control methods for major pests like fruit flies, pink bollworm, and red palm beetle. Dr. Jalil is also recognized for his leadership in international research collaborations, teachings, and effective scientific communication. We are honored to have him share his insights on generating impactful research ideas today. Dr. Vakar, the floor is yours. Thank you. थैंक यू सो मच। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि देखें रिसर्च आइडिया जनरेशन। अब इस वर्ड को पहले तो हमने ये समझना है कि ये कहाँ किसके लिए यूज़ हो रहा है। अब रिसर्च, जाहिर बात है, रिसर्च करनी है, हमने पेपर लिखना है या एमएससी थीसिस रिसर्च है या पीएचडी का अगर आप थीसिस करना चाह रहे हैं, उस पर काम शुरू कर रहे हैं, स्टूडेंट हायर किया जाता है, वो एनरोल करता है अपने आप को। तो एक वादे मिसाल छोटी सी कि अगर उसने जाना है नॉर्दर्न एरियाज में, तो वो वहां पे रेत तो नहीं देख सकता, तो वो माउंटेन ही देखेगा। तो रिसर्च आइडिया भी कुछ इसी तरह का है कि हमने ऐसा आइडिया देना है जो पहले अगर काम हो चुका है तो हम उसमें क्या ऐसी नोवेलिटी लाएं जो हमारी रिसर्च जो है वो पब्लिश हो सके। अच्छे और पीर रिव्यूड जर्नल्स को हमने पहले तो फोकस करना है कि रिसर्च आइडिया वही काम करेगा जो पीर रिव्यूड जर्नल्स हैं। और अगर आपका रिसर्च आइडिया नोवल है तो ही आपका जो रिसर्च है वो सक्सेसफुली जो है वो हो पाएगी। अब इसमें हम थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं कि लेट्स सपोज हमें कब, क्यों, क्या मसाइल ये फेस आ रहे हैं जो हमने इस टॉपिक को रखा है इस टॉक के अंदर। अब बहुत सारी जगहों पे रिसर्च जो है वो रिपीट हो रही है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। जैसे केमिकल स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, नोवेलिटी कम है, रिपीटिंग ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो पब्लिश हो रही है। अब उसमें नोवेलिटी क्या है कि उसकी डोज चेंज हो जाती है। चलें, डोज चेंज होगी, हम इसका इफेक्ट चेक कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो वो रनिंग पेस्ट है, मतलब करंट इश्यूज हैं, जैसे आजकल पिंक बॉलवर्म है, फ्रूट फ्लाइज हैं, इसके ऊपर कोई नया केमिकल अगर इंट्रोड्यूस कराया गया है, आप उसको अगर अपनी स्टडी में रखते हैं, तो वो एक रिपीट रिसर्च है मेथोडोलॉजी की। लेकिन उसमें नोवेलिटी क्या है कि आप उस केमिकल की जो एफिकेसी है वो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। अब इसमें ये भी नहीं होना चाहिए, मैं एक पिंक बॉल वर्म की मिसाल मैंने इसलिए डाली है। देखें, पिंक बॉल वर्म जो है वो फीड करता है बॉल के इनसाइड, कॉटन बॉल्स के ना इनसाइड वो फीड करता है। इसका जो केमिकल कंट्रोल है, हमारे यहाँ लॉट ऑफ पेपर्स हमारे यहाँ से, इंडिया से भी पब्लिश हो रहे हैं कि केमिकल जो है वो इसके लिए इफेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई रिसर्च रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो हम, हमारा जो पेस्ट है उसका हमें मोड ऑफ डैमेज देखना है, हमें उसके ऊपर जो काम करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसका सर्च करना है कि इसके ऊपर क्या काम हो चुका है और उसके फ्लॉज क्या थे, और हम जो काम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी नोवेलिटी होगी जो हमारा काम जो है वो आगे साइड भी हो सके। रिसर्च आइडिया जो है वो लिंक करता है आपके काम की साइटेशन के ऊपर। अब लेट्स सपोज आपने रिसर्च की है, आपने उसको पब्लिश भी कर लिया है, लेकिन वो रीड नहीं हो रही, वो साइटेशन नहीं हो रही, तो वो आपकी रिसर्च जो है वो जर्नल्स के लिए यूजलेस है। ठीक है, इस चीज को भी हमने जो है वो फोकस रखना है। अब देखें, पिंक बॉल वर्म है, हम इसके लिए ऐसा कंट्रोल मेथड डेवलप करेंगे जो इसको मोर देन 50% जो है वो हमें कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर क्या मेथड है कंट्रोल का, वो ट्रैप है। ये हर पेस्ट का मोड ऑफ डैमेज की बेस पे जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग इन रिसर्च। ये भी इससे लिंक कर रहा है कि अगर आपका जो करंट टॉपिक जो है आपने जो चूज किया है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा आइडिया है जो पहले नहीं हुआ और वो आपने वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब जैसे फ्रूट फ्लाइज हैं, ठीक है, पहले इसका कंट्रोल हो था, मेल को फोकस किया जा रहा था, मिथाइल यूजिनोल बेस्ट रिपोर्टेड है मेल के अगेंस्ट। ठीक है, अब अगेन क्रिटिकल थिंकिंग हुई है, जब नहीं फीमेल को भी फोकस करना है हमने, तो अब जो बेट बन के आ रहे हैं मार्केट में या बनेंगे इन फ्यूचर, तो वो दोनों जो सेक्स हैं, मेल और फीमेल, दोनों को फोकस करेंगे। और आप इसको जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो आपके आइडियाज हैं जब पब्लिश होंगे तो डेफिनेटली बात है ये साइटेशन भी आपको देंगे। अब ये रिसर्च आइडिया जनरेट कैसे करें, ये एक सवाल है हमारा। अब या तो दो तरीके हैं इसमें। एक तो आप जैसे अभी पिछली लेक्चर में डॉक्टर मेरीन ने कहा कि आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, और फिर एक उसका फ्लॉज भी बताया गया कि आप जो है वो रीड नहीं कर पाते। जब हम किसी की रिसर्च को देख के हम अपना रिसर्च करते हैं तो वो हम जो रीडिंग एबिलिटी है वो हम अपनी वो खोते जाते हैं उसको, वो हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते। अब इसमें क्या है कि इसको जनरेट कैसे करना है, कि न्यू आइडिया हमने कैसे लाना है। एक तो आप करंट जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो हॉट पेस्ट जो हमारे चल रहे हैं, मेजर पेस्ट, उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे आप अपने एरियाज के मुताबिक, अपने वेदर्स के मुताबिक। फिर उसके ऊपर जो प्रीवियस काम जो पब्लिश हो चुका है हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें जो हमारे फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स हैं हमने उनको कलेक्ट करना है। फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक्सपेरिमेंट पहली ही ट्रायल में कामयाब हो जाए। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपको जो है वो नए आइडियाज मिलते हैं, अगर मैं इसको ऐसे हैंडल करूंगा तो ये बेस्ट रहेगा। तो ये कब पता चलता है, जब आप ट्रायल लगाते हैं। प्री ट्रायल जो है वो अक्सर पेपर्स में रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जर्नल्स में जब आप पेपर डाउनलोड करते हैं तो सप्लीमेंट्री फाइल्स में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगेन दी हाउ वी कैन इम्प्रूव रिसर्च आइडिया। अब इसमें दो तरह की थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। अब रैशनल थिंकिंग में जो है वो पहला पॉइंट है कि पास्ट रिसर्च जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर जो टेस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको आपने रीड करना है, उसको पढ़ना है, उसमें जो रिजल्ट्स उनके हैं स्पेशली उनको फोकस करना है और उसकी मेथडोलॉजी को। फिर जो उसके ऊपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर दुनिया में जो आपके पास अवेलेबल है, गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, रिसर्च के डिफरेंट रिसर्च इंजन हैं, तो आप उनको उनको देखेंगे कि आया कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। अब वही चीज अगर किसी दूसरे पेस्ट पे एक नया आइडिया आपको रिसेंट पब्लिश आपको मिला है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन वो उस पेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया, तो वो आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं अपने जो आपका मेजर एरिया में जो आपका पेस्ट है। ठीक है, और करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय नेटिव पीपल। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मर्स के पास कुछ लोकल मेथड ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते लिटरेचर में, तो आप उनके उनको एक्सेस करें, उनसे बात करें, कम्युनिकेशन करें, तो वो आइडियाज जो आप लेंगे वो अपना एक्सपेरिमेंट में जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अब अगेन जो नेक्स्ट हमारा क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें तीन अगेन मेन पॉइंट हैं। मेंटेन आइडिया ऑफ नोटबुक। अब आपने जब ये चीजें आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनको आप नोटबुक में जो है वो लिखते जाएं वन बाय वन, और इसको अप टू डेट लिखते जाएं। फिर इनको यूटिलाइज करें, जैसे प्रीवियस रिजल्ट है उसको नोट किया, उसकी बेस पे नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो आप यूज करते हैं, ताकि वो आइडिया का जो फ्लॉज हैं, जो बेनिफिशियल पॉइंट हैं, वो आपके सामने आ रहे होते हैं। अब अगेन इसमें मोस्ट इम्पैक्टफुल आइडियाज इमर्ज फ्रॉम कंबाइनिंग बोथ अप्रोचेस। जब दोनों अप्रोचेस को हम एक डायरी पे नोट कर रहे होते हैं, देन ही हम उसके जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट हैं उस रिसर्च आइडिया के जो आया इन फ्यूचर, हमें ये फ्रूटफुल होगा भी सही या नहीं होगा, ये हमें पता लग जाएगा दोनों थिंकिंग पे। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं अगेन कि रिसर्च आइडिया जो है इन चीज़ों को फोकस करके आपने जो है वो लागू करना है। जैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलते हैं डिफरेंट पेस्ट के ऊपर, वो आपकी पेस्ट के ऊपर लकीली उस पर काम नहीं हुआ हुआ, तो आप उन रिसर्च पेपर्स की जो मेथडोलॉजी है वो कंबाइन करें,
फिर उसको अडॉप्ट करें अपने पेस्ट के अगेंस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मेथडोलॉजी आपकी जो है वो उस पेस्ट के ऊपर 100% या 80% काम करेगी। देन आपको मॉडिफिकेशन भी चाहिए होती हैं, जैसे मैंने कहा कि करंट एक्सपेरिमेंट जो आप रन करेंगे, प्री ट्रायल करेंगे, तो आपको मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद अगर मॉडिफिकेशन में आपको लगता है कि कोई चीज़ हमने चेंज करनी है, तो वो, जैसे आप डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारे लागू कर लें एक ही उसमें। अब हमने एक ट्रैक पे चलना है, एक लाइन में चलना है कि अब हमारा जो टॉपिक है, हम उसके उस सर्कल के अंदर ही उस टॉपिक को हमने लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब टॉक्सिसिटी का अगर एक टॉपिक है या बायोलॉजिकल कंट्रोल का है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने कोशिश ये करनी है कि जो उसका सर्कल है बायोलॉजिकल कंट्रोल पे हम अगर बात कर रहे हैं, तो उसके जो एस्पेक्ट्स हमने लिए हैं हम उस पे फोकस रखें। और इसी तरह फिर उसको हम एलिमिनेट करते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं कि मजीद अगर हम इनको कंबाइन करके लागू करेंगे तो अच्छा ये रिजल्ट हमारे बेहतर आ रहे हैं। फिर आखिर में हम इनको क्या करते हैं कि इनको यूज करते हैं और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कशन में हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब मजीद इसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं कि अगर आपका रिसर्च आइडिया नोवल है तो उसमें क्या मतलब आपके ये पॉइंट्स बन सकते हैं कि वो एक तो प्रैक्टिकल इजीली हो। अब फर्ज करें चाइना में अब काम हो रहा है बेड डेवलपमेंट के ऊपर, तो उनके पास बहुत एडवांस टूल्स हैं कि वो बेड भी डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम अगर, एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा एक स्टडी की, वो लोग ओल्फैक्शन और गुस्टेशन पे अगर काम कर रहे हैं, तो उनके पास GCMS इजीली अवेलेबल है, सिंगल सेंसिलम रिकॉर्डर इजीली अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ें हैं जो वो डीपली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो हम उनको फिजिबल कैसे कर सकते हैं? तो आपने वो मैनुअल ढूंढने हैं, मतलब कि जो आप इजीली उस आइडिया को जो है अप्रोच कर सकें। अब एक काम है ऑल्फैक्शन में और वो स्टेशन पे बेड बनाया गया उस उन इन दोनों को फोकस करके। तो अब आप अपनी, आपके पास SSR नहीं है, सिंगल सेंसिलम रिकॉर्डर नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसका बिहेवियर टेस्ट करें अपनी लैब में। एक न्यू आइडिया है लेकिन आपके पास वो टूल्स नहीं है और आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी जो है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो आपने इसके ऊपर थिंक करना है, उसके ऊपर पेपर ढूंढने हैं कि अगर ये मटेरियल मुझे नहीं है, मेरे पास ये मशीनरी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और मैंने इसी टॉपिक पे काम करना है। तो आप उसका बिहेवियर टेस्ट करेंगे, अब उसमें आपको पेपर्स मिलेंगे, हाँ इसकी ऑल्फैक्शन इस बॉडी पार्ट्स के ऊपर रिपोर्टेड है, और इसकी गुस्टेशन जो है इस बॉडी पार्ट्स के ऊपर, इस सेंसिला के ऊपर रिपोर्टेड है। तो हम उसको डिसेंस करके प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे, फिर उसका बिहेवियर देखेंगे, वो जिस फूड के ऊपर रेस्पॉन्स कर रहा था, आया कि हमने जब इसको डीएक्टिवेट किया है कि तब भी वो उसको रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपने अगर नोवल काम करना है और आपके पास अगर टूल्स और मशीनरी नहीं है, तो हम उसको किस तरह जो है वो कर सकते हैं। और सेम इसी तरह के एथिकल कंसिडरेशन हमने उसको फोकस रखना है। इसका जो है वो हमने फॉलो करना है इसको, और ये ऑलरेडी इसके ऊपर डॉक्टर जवाद साहब ने बहुत हमें डिलीवर कर दी है पॉइंट्स। अगेन स्टेप्स मैंने कंबाइन किए हैं कि अगर आपने एक आइडिया लेना है, किसी खास टेस्ट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है। फिर उस लिटरेचर रिव्यू को आपने फोकस करते जाना है, उसको नैरो करते जाना है, अपने टॉपिक की तरफ लेके आना है आपने। फिर उसमें आपने लेआउट बनानी है, मैप बनाना है। मैं जब करूंगा अपने लैब में तो मैं किस तरीके से करूंगा, आपने अपने टूल्स भी देखने हैं, अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी है, फिर आपने उसको रिफाइन करना है, अपने अपने सीनियर से, अपनी रिसर्च टीम से उसको डिस्कस करना है। उसके अगर आपने उनको बताना है कि अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो आप इसमें अपने कमेंट्स दें। और फिजिबिलिटी सेम वही चीज आपने प्रैक्टिकली जो है वो उसको परफॉर्म करके उसके रिजल्ट देखने हैं। देन जो आपके रिसर्च आइडियाज जो हैं वो एक रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रोजेक्ट, बुक्स या शॉर्ट कम्युनिकेशन की फॉर्म्स में आते हैं।
थैंक यू। मैंने कोशिश की है जनरली बड़े आसान तरीके से इसके ऊपर जो है वो लेक्चर डिलीवर। अगर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं काइंडली वो मुझे बताएं, हम उसको और मुझे सजेशन भी दें कि मज़ीद इसमें हम क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते थे। बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Kar. Nice presentation. मैं पार्टिसिपेंट से जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जी जी मिस्टर ओसामा। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी और काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हम अपनी रिसर्च में जो हमने कंडक्ट करनी है इन फ्यूचर में, तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक कैसे रह सकते हैं? क्योंकि एक ही टॉपिक पे आप देखें तो डिफरेंट जर्नल्स में आपको पेपर्स मिल जाते हैं, मल्टीपल मतलब काफ़ी पेपर मिल जाते हैं। तो इसमें से फिर कौन सा हम उसकी मेथोडोलॉजी और मटेरियल जो है हम यूज़ करें फॉर फर्दर स्टडीज़, ये हम कैसे इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं? चलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने किया है। इसका ना मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर ये डिपेंड करता है आपकी लैब कंडीशंस के ऊपर। देखें, आपके दोस्त काम कर रहे होते हैं किसी और टेस्ट के ऊपर और आपको लग रहा होता है कि वो डिस्कशन हो रही है, आपके जहन में भी है मैं भी इस टेस्ट पे काम करूं, लेकिन आपका जो रिसर्च ग्रुप है वो कहते हैं नहीं, हमने इस पे काम करना है। अब परेशानी ये होती है कि आपने पहले उस पे नहीं कोई लिटरेचर देखा, कोई आपने उसके ऊपर स्टडी नहीं किया। अब आप एक टॉपिक आपको मिल गया है, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की, या अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है तो मैं उसके मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एक टॉपिक बताएं, चले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने इसको कैसे जो है वो अपने सर्कल में इसको एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन। लेट्स सपोज कि हमने आरएनए पे काम करना है और जो इंसेक्ट है वो फ्रूट फ्लाई है, तो उसकी स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव जीन्स है उन्हें हमने करना है टारगेट। हाँ जी। अब देखें, इसमें मेथड्स होंगे। आपको जब पेपर आप डाउनलोड करोगे, आपने आरएनए इंसेक्टिसाइड जो है वो डेवलप करनी है, लेट्स सपोज, ठीक है? तो उसमें तुर्की में काम देखेंगे आप, चाइना में देखेंगे, यूके में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश है उसमें। अच्छा, मेथड्स में भी 4 हों, 5 हों। अब आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है? मैंने जो है वो कौन सा मेथड, मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ तो कौन सा मेथड मैं अडॉप्ट करूंगा, आपने उससे रेलिवेंट जो है वो रिसर्च पेपर जो है वो सर्च करने हैं। लेकिन रिसर्च पेपर में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपके टॉपिक को डिफाइन करते हैं। आपके जो कीवर्ड की सिलेक्शन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो टॉपिक है, आप उसके मेन जो कीवर्ड हैं आप उनको फोकस करें, और उस कीवर्ड्स के तहत ही आप अपने रेलिवेंट जो पेपर है आप सर्च कर सकते हैं। जी एनी अदर मजीद। क्वेश्चन? अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर एक्सीलेंट टॉक। माशाल्लाह, आपने जो रिसर्च का ये जो टॉपिक आपने कवर किया है, आई थिंक इट्स द स्टार्ट ऑफ एनी रिसर्च वर्क। और ख़ास तौर पे जब रिसर्च प्रपोजल प्रिपरेशन के हवाले से, या ख़ास तौर पे जब आप चाहे मास्टर का थीसिस हो, चाहे पीएचडी का, इवन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सम रिसर्च प्रोजेक्ट or for funding, national, international, or even when you want to apply for some scholarship. तो जो रिसर्च आइडिया जनरेशन है, और इसको डिफाइन करना, और इसको मतलब फोकस करना कि आपको क्या रिसर्च करनी चाहिए, आप जिस स्पेसिफिक कंट्री में, जिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो अवेलेबल फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें माशाल्लाह आपने ये चीजें कवर की। तो इसमें कुछ चीजें डॉक्टर साहब वेरी करती हैं, मतलब मैं कह लें कि कुछ चीजें अपनी इस डिस्कशन में ऐड करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे कमेंट्स हैं। आप उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो इसमें सर देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स राब्ता करते हैं और वो पूछते हैं कि सर मैंने ये प्रपोजल तैयार करना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सा टॉपिक, कौन सा वो फील्ड ऑफ रिसर्च वो स्टडी करूँ।
अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हवाले से पूछ लेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक बंदा मास्टर के अंदर इनरोल होता है तो पहले 1-2 सेमेस्टर तो उसको जस्ट कोर्स वर्क पढ़ाया जाता है, और थर्ड सेमेस्टर में वो रिसर्च प्रपोजल वो करता है अपना इनरोल, और फिर उसमें जो भी उसने रिसर्च आइडिया, अच्छा उसमें जब वो क्वेश्चन लेके जब अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन आई मे बी इन 2011, जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया तो मेरा अब एक विश थी कि मैं ये काम करूं बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर, लेकिन मैं जिस सुपरवाइजर के पास था वो टेक्सोनोमिस्ट थे और वो माइट्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बना के लाएं, लेट्स सी। मैंने एक दफ़ा उनको बनाया, उन्होंने कहा यार बात सुनो मेरी, मैं नहीं करानी रिसर्च, ठीक है मैंने जेह्ड़े आंदा है वही करावांगा, जेह्ड़ी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या फिर जिस चीज़ का मुझे पता है। बहरहाल उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ये होता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। देखें आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आपने ये समझे कि ना, वो जो हम पहले, अब तो बसंत पता नहीं होती कि नहीं होती, ये कटी पतंग की तरह होते हैं आइडियाज ना, रिसर्च आइडियाज खास तौर पे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि जी आपने किस पतंग को आपने पकड़ना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, कुछ दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत होती हैं, और उनका कोई मालिक भी नहीं होता, जो कटी पतंग होती हैं, लेकिन अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करें तो आप अपना नुकसान कर लेते हैं। जिसका मेरा भी मुझे याद है चाइल्डहुड के अंदर, जब मैं बचपन में एक दफा मैं एक पतंग को पकड़ने के चक्कर में वो जो हमारी छत थी उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर गया ना, तो बस उसके बाद जो मेरा हाल हुआ वो अभी तक मेरे सर के ऊपर निशान है उसका। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो रिसर्च आइडियाज होते हैं ना, ये भी कटी पतंग की तरह है। आप हर रिसर्च आइडिया को नहीं पकड़ सकते और उसको अपने लिए बेनिफिशियल नहीं बना सकते। ये आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग करनी है, थोड़ा सा आपने हालात को भी देखना है, और अपना जो कह लें कि इर्द गिर्द के जो अवेलेबल फैसिलिटीज हैं। मतलब अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि जी मैं क्या रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करूं अपने मास्टर के थीसिस में, तो मैं उसको 2-3 सजेशन देता हूं कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो प्रोफेसर है, जो आपको सुपरवाइजर असाइन हुआ है, उसकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च उसने करवानी है। मतलब कहते हैं जी ऊपर खुदा है तो नीचे उसके बाद अल्लाह पाक की नीचे भी अल्लाह पाक ही होता है, लेकिन अल्लाह पाक के बाद सुपरवाइजर होता है जब आपने अपना थीसिस निकलवाना होता है। तो उसकी नहीं मानोगे तो फिर आपको बहुत सारों की माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ये देखना है कि जी जहां पे आप रिसर्च करनी है, जिस लैब के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो आपका कोर्स सुपरवाइजर होगा, क्या वो फैसिलिटीज भी वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। आपने रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, जहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब ही नहीं है, और आप एक कमर्शियल एस्पेक्ट्स के ऊपर वो उसका वो डिजाइन कर लें अपना रिसर्च प्रपोजल, और उसके बाद फिर आप फिरते रहें कि जी मैं ये रिसर्च करूं तो कहाँ पे करूं। ना वो आप अपनी जेब से लगा सकते हैं, ना सुपरवाइजर आपको किसी और प्रोजेक्ट से या अपनी जेब से आपको लगा के देगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये चीजें देखनी है कि जब आपने ये रिसर्च करनी है तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को भी देखें कि ऑलरेडी कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, मतलब जिसमें आपके प्रोफेसर के इंटरेस्ट हो या आपके डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट हो, जिसमें बजाय कि आपको फिनेंशियली तौर पे लगाने के आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट भी हो, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर, इन टर्म्स ऑफ कोई लर्निंग, कभी टूर पे जाते हैं तो कोई टीए डीए, कोई रिसर्च असिस्टेंट, इसी तरह फिर जैक लग के आप फैकल्टी और इन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी क्या उसका नाम, सॉरी मैं भी जरा अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये जब लोकल एनवायरनमेंट में आप मास्टर या पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं तो ये 2-3 चीजें जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, और इसमें और ये डिसीजन आपको क्विक करना चाहिए। और जब आप बाहर जाते हैं वहां पर आप जब स्कॉलरशिप के लिए खासतौर पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर उनकी डिमांड देखनी चाहिए कि उनकी डिमांड क्या है, वहां पे रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। जब आपने इवन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे आप देखें कि जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस दी है उसकी सीवी देखें, उसका रिसर्च ग्रुप देखें, और देखें कि वो मतलब किस स्पेसिफिक एरियाज जो हैं रिसर्च के उनके ऊपर काम कर रहा है। तो उसके मुताबिक खास तौर पे मैं इसमें अपने स्टूडेंट्स को भी जो मतलब राब्ता करते हैं उनको मैं यही कहता हूँ, आप खास तौर पे जब ग्लोबली आप चीजों को टच कर रहे हैं ना स्कॉलरशिप के लिए या फंडिंग के लिए, तो आप इन्वेसिव स्पीशीज की मैनेजमेंट, अगर हम एंटोमोलॉजी परस्पेक्टिव से काम करें, चाहे वीड्स हैं, इन्वेसिव वीड्स या इन्वेसिव इंसेक्ट स्पीशीज हैं, उनको आप टारगेट करें क्योंकि वो ग्लोबल इश्यूज होते हैं।
और उसके जो कह लें उनके ऊपर जो भी रिसर्च का आउटपुट आएंगे उनकी बेनिफिशियरी भी मतलब वर्ल्ड वाइड, और उसमें फंडिंग लेना, और वो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जिससे आप फॉल आर्मी वर्म की बात करें, पार्थीनियम वीट की बात करें, इसी तरह और जिस तरह ये और बहुत सारी इस तरह की कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई की हम बात करते हैं जो क्वारंटीन पेस्ट होते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो मतलब जिनके ऊपर फंडिंग भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसमें ये ना देखें जी हाउ ब्यूटीफुली द आइडिया, ये देखें कि ये कितना अप्लीकेबल है। वो मैंने पतंग की मिसाल दी ना, कुछ पतंगे वो आपका हाथ भी काट देती हैं और आपको छत से नीचे भी गिरा देती हैं, जैसा मुझे भी बचपन में गिराया था। तो मैं समझता हूं कि ये जो रिसर्च आइडिया है, ये जनरेशन और ये फर्स्ट स्टेप होता है। और मेरे जो प्रोफेसर थे, हैं बल्कि सऊदी अरब में, वो बेसिकली ये कहते थे कि असल जो चीज है ना साइंस में, वो रिसर्च आइडिया जनरेट करना है। और ये तब आता है जब आप एज ए साइंटिस्ट ना भी हो ना, तो आप एटलीस्ट साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दें। अब जैसा मैंने बताया, ये जो वर्कशॉप का जो आइडिया था, ये मुझे किस तरह आया, मतलब मेरे अंदर एक वो समझे कि शायद पत्नी क्या मोटिवेशन है, मैं 8 साल सऊदी अरब में, ये प्रिंसिपल्स, रिसर्च एथिक्स मेरे प्रोफेसर ने सुना सुना के मेरे कान पका दिए। अब मुझे चाहे जो जितना मर्जी फोर्स कर ले, मैंने ना तो अपना नाम किसी के पेपर में डलवाना है, ना किसी को कहना मेरा पेपर में नाम डालो, और ना मैंने किसी का पेपर में अपना नाम डालना है अनटिल डेट के वो मैं उसको जस्टिफाई ना कर सकूं, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो। मैंने वो भी नाराज होता है तो होने दे। तो कहने का मतलब सर ये है कि ये जो रिसर्च आइडिया, ये साइंटिस्ट की मिसाल होती है, जो रियल साइंटिस्ट होते हैं, कि वो रिसर्च आइडिया जनरेट करते हैं कि किस सिचुएशन में क्या रिसर्च की डिमांड है और उसको इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर जो मतलब अभी से अगर आपने ये चीजें सीख ली और इन चीजों के ऊपर आप फोकस कर लेते हैं, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का मतलब फायदा होगा। चाहे जब आप इन फ्यूचर अगर आप कोई फैकल्टी मेंबर मतलब किसी यूनिवर्सिटी में एज ए सुपरवाइजर या प्रोफेसर काम करते हैं, तो जब आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि आप रिसर्च आइडिया जनरेट कर सकें, तो हाउ यू कैन सुपरवाइज और गाइड योर स्टूडेंट्स। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने पता नहीं ऐसी बातें कर दी हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे कुछ और लोग भी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनके ये ओपन करता हूँ माइक, इधर है ये। जी। तो अगर ये पूछें तो फिर जी मिस्टर हसन श्योर गुल, सर, श्योर। आप काइंडली पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, सेशन को ज्वाइन करने का मकसद मेरा यही था कि एक बैचलर का स्टूडेंट है वो एक तो रिसर्च पेपर पे काम करना चाह रहा है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि एक बैचलर स्टूडेंट है फाइनल ईयर, वो रिसर्च पेपर पे उसका दिल कर रहा है कि मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करवाऊँ। तो उसके पास रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो रिसर्च कंडक्ट करेगा भी तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। और सवाल मेरा सर दूसरा ये है कि जब हम गूगल स्कॉलर या फिर रिसर्च गेट पे जाते हैं तो हम जब फॉर एग्जांपल हम टॉपिक लिखते हैं फ्रूट फ्लाई कंट्रोलिंग टेक्निक्स, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं। तो हम कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ें जो हमें बेनिफिट हो फॉर रिसर्च पेपर के लिए, राइटिंग रिसर्च पेपर के लिए। बिल्कुल, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये तकरीबन मोस्टली जब बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन सब में होती है। ये हमें मुझे भी हुआ था इशूज ये। ठीक है ना, तो मैं ये अपने ना आपको रिपीट कर देता हूँ। देखें, आप अगर बीएस के स्टूडेंट है ना, आपने मेजर चॉइस कर लिया है, ठीक है, आपका कोई मेजर आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके सीनियर्स हैं, लैब में काम कर रहे हैं, जो मास्टर्स वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, ठीक है। अब आपने उनसे कम्युनिकेट करना है। जैसे डॉक्टर मेरीन की जो लेक्चर था उसमें उन्होंने बताया कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। उसमें मैं एक थोड़ी सी एडिशन कर सकता हूँ। आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लेट्स सपोज आपको थोड़ी सी शायनेस है, आपको शाय है थोड़ा सा, यार मैं सीनियर से कैसे बात करूँ, आप अपने टीचर से अगर कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये टीचर बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि ये टीचर सारे फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो उनका बिहेवियर हमें शोर होता है ना क्लास में, वो कुछ नेचर्स भी होती हैं उनकी। तो आपने ये आपको लग जाता है, जहाँ 7 टीचर हैं तो एक ऐसा टीचर जरूर होता है जो आपको समझ सकता है, ठीक है। आप उनसे कोलैबोरेट करें अपने सीनियर से। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि गूगल स्कॉलर पे जब हम लिखते हैं, लेट्स को देखें, की वर्ड जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे अभी डॉक्टर साकिब साहब ने भी बताया कि हमें फिजिबिलिटी को भी जो है वो मद्देनजर रखना होता है। फिजिबिलिटी जो इस लैब को आप ज्वाइन कर रहे हैं,
उसमें जो अवेलेबिलिटी है आपने उसको पहले नोट करना है। मैं तो स्टूडेंट्स को पहले ये करता हूँ अपना, मैं अब इधर विजिटिंग फैकल्टी में हूँ मंसूबा में, मैं तो ये करता हूँ कि लैब में जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं ना, मैं तो उनको कहता हूँ कि आपकी ये असाइनमेंट है, जाओ उनकी पिक्चर बनाओ और उनका नाम लिखो और उनका फंक्शन लिखो। जब उनको ये चीजें समझ आ जाती हैं फिर मैं उनसे प्रैक्टिस कराता हूँ पेपर्स डाउनलोड कराने की। अब इस ग्रुप में डॉक्टर मैरीन और आई थिंक एक और भी हैं जिन्होंने ना डिफरेंट साइट शेयर की हैं जहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर हैं गूगल स्कॉलर पे, आपको रेलिवेंट तो मिलते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते आप। और एक और भी चीज होती है कि आपको यूनिवर्सिटी का नेट चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी ने एचईसी को पे किया होता है, आपको यूनिवर्सिटी का वाईफाई यूज करना है उनको डाउनलोड करने के लिए। जो आपका क्वेश्चन है ना कि बहुत सारे पेपर डिफरेंट एस्पेक्ट के ओपन हो जाते हैं, तो आप जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, आपने एक टाइटल चूज करना है सबसे पहले। वो टाइटल कैसे चूज होगा, आपने अपनी लैब जो चूज कर रहे हैं जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसमें फिजिबिलिटी देखें और अपने एनवायरनमेंट में देखें कि आपके एनवायरनमेंट में कौन सा पेस्ट है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं और वो आया क्या पेस्ट मेजर भी है या नहीं है। ठीक है, और वो सीनियर जाहिर डेफिनेटली बात है वो उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि मैं आपको असिस्ट भी करूंगा, मैं यहाँ से सीखूंगा और मैं अपना आइडिया भी बनाना चाहता हूँ। तो देन आप जो फिजिबिलिटी देखोगे, हाँ यार यहाँ पे पीसीआर है, यहाँ पे ये चीजें हैं और किट भी अवेलेबल है मुझे, या अगर आपने बिहेवियर पे काम करना है तो आप ये देखोगे कि मेरे पास केज अवेलेबल हैं बिहेवियर स्टडी के लिए कि इंसेक्ट पॉपुलेशन है या नहीं है। अब इसमें अब टाइम की वजह से ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें हम कवर अप करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। अब रेयरिंग, लैब रेयरिंग होती है, फील्ड स्टडीज होती हैं, डिपेंड करता है कि अगर लेट्स लेट्स सपोज आपकी लैब जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, देन आप रिसर्च तो करनी है आपने, तो देन आप फील्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी फिजिबिलिटी पे, जहां आप जाना चाह रहे हैं कि वहां पे क्या मटेरियल अवेलेबल है। और पहली दो चीजें तो ये है कि आपको पेपर सर्च करना आ जाए, कीवर्ड की जो सिलेक्शन है ना वो आ जाए आप। ठीक है, जो टॉपिक आप चूज करोगे वो आप ये इन दो चीजों को फोकस करोगे, फिजिबिलिटी और करंट जो मेजर पेस्ट है आपके एरिया का, ताकि आप उस आप देखें। जैसे डॉक्टर जवाब साहब ने कहा कि जी आपने वो काम भी नहीं करना कि आप कहें जी फला जगह अगर ये काम हो रहा है तो मैं भी यहाँ पे कर लूँ। आप ठीक है, फंड भी आपके टीचर अरेंज कर देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो इतने नहीं होते कि आप उस काम को आगे परफॉर्म ही ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हमने मद्देनजर रखना होता है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। जब हम एप्लीकेशन भेजते हैं तो अपने करंट इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं और उस कन्वर्ट इन्वायरमेंट को फोकस करते हुए जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे होते हो कि उसी को फिर आप लिंक करते हैं। स्टोरी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीजें। अब मजीद आपका कोई है क्वेश्चन, बताएं अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। इसमें ना डॉक्टर वकार मैं भी थोड़ी सी एडिशन कर दूंगी कि आप जो है ना वो उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि कौन सा उस पे करें। आप देखें आपने उसमें तमाम कोर्सेज पढ़ते हैं, स्टोर ग्रेन का भी पढ़ते हैं, अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट का भी। सो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर उस इंटरेस्ट से रिलेटेड उस वहाँ पे सुपरवाइजर कौन सा वर्क कर रहा है, फिर आप उनकी लैब में जाएं और वहाँ पर जो उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं और उनके आप उनके साथ आप, क्योंकि सुपरविजन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है वो टीचर से ही डिस्कस करें, उनसे ही कम्युनिकेशन करें और फिर जो है ना उनकी डायरेक्शन लेके फिर आप रिसर्च पेपर पे जाएं। और फिर आप अपने भी लिहाज से, जैसे डॉक्टर वकार ने जो है ना वो हेल्प किया कि कैसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, सो आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करें और देखें क्या क्या काम उस टॉपिक पे हुआ हुआ है और क्या जो है ना गैप्स हैं। क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं अगर वो उसमें इनोवेशन होगी तभी आप उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। आपका काम करने का मकसद यही है ना कि आप उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकें। सो जब उसमें इनोवेशन होगी तो वो अच्छे जर्नल में पब्लिश भी होगा और सुपरवाइजर भी आपके साथ वो वर्क करने में जो है ना वो कोलैबोरेट करेगा, हेल्प करेगा। सो ये सब चीजें जो है ना वो देखी जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है वो अब जब हम स्टूडेंट हैं मोस्टली आप लोगों का वर्क होता है प्रैक्टिकल, सारा जो है ना वो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है और फील्ड में आप लोग विजिट भी करते हैं। सो मेन होती है कि ऑब्जर्वेशन। वेट बेटा, सबसे पहले जो है ना वो थीसिस रिसर्च में और या जो भी है, पहली चीज हमारी जो है ना फील्ड में हम जाते हैं तो क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन जो है ना वो एक एंटोमोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का जो है ना वो जरूरी है। और जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको काफी चीजें जो है ना फील्ड में नजर आती हैं और आप उसको एक्सप्लोर करते हो, सर्च करते हो।
फिर उससे ही जो है ना वो आप उससे ही लिंक करके जो है वो अपना आइडिया जनरेट कर सकते हो। फिर उस पे आप उसका वर्क कर सकते हो कि गूगल स्कॉलर पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया। अब तो एआई ने इतना आसान कर दिया कि आप जो मुख्तलिफ ऐप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपका जो है ना वो उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आ जाते हैं। वहां पर भी आप लिख सकते हो कि इसमें कौन सा गैप है। कंट्री टू कंट्री जो है ना वो आप हर चीज जो है ना वो आसानी से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड साथ दोबारा करता जाऊंगा, मैंने पहले भी जिक्र किया है। देखें, पब्लिकेशन समथिंग एल्स, वो लाजमी बात है। देखें, जो रिसर्च करता है उसका हक बनता है वो उसको पब्लिश करे। ठीक है, हमने ना एक चीज और भी देखनी है जो एडिशनल और प्लस पॉइंट है। वो ये है कि देखें, करंट टॉपिक आपने वो चूज करना है जो प्रॉब्लम हो, आपके एरिया की प्रॉब्लम हो। ये मेरी एक सजेशन है, पर्सनल मेरी जो है वो एक है इसमें ओपिनियन है कि आप जो है वो टॉपिक चूज करें, वो पेस्ट चूज करें जो प्रॉब्लम हो आपकी कम्युनिटी का। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट भी देखें, जब कोई बात की जाती है ना तो हमें उसके यूजफुल एस्पेक्ट भी बताने चाहिए और उसकी ड्रॉबैक्स भी बतानी चाहिए। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ कि हमने वो आइडिया जनरेट करना है कि जिसमें हमें ये लगे कि ये इन फ्यूचर साइटेशन भी इसकी हो सके, तो देन आपकी जो रिसर्च है वो उसका हक अदा होगा। मैं ये समझता हूँ। और दूसरा, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि इंटरेस्ट भी जो है वो मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन लेट्स सपोज कि वो इंटरेस्ट कहीं दोस्त बैठे हैं नॉर्दर्न एरिया में कहीं और, वो उनसे डिस्कशन होती है, तो वो काम यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उस जैसा काम अगर आपने करना है तो देन आपने फिजिबिलिटी जो सर्वे है वो आपने देखना है अपना, कि मैं इसको कंडक्ट कर सकता भी हूँ या नहीं कर सकता। और दूसरा, डिसहर्ट नहीं होना इस दौरान कि अगर यार वो इतना अच्छा काम, उनके पास फैसिलिटी है तो वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं। इसमें ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जो रिसर्च, आपका जो लिटरेचर है ना, पहली जो न्यू रिसर्चर है ना उसको ये बेसिक स्टेप सीखना चाहिए कि रिसर्च लिटरेचर कलेक्ट कैसे करना है। और टॉपिक जो है वो तभी होगा, जब टॉपिक होगा तो रिसर्च लिटरेचर कलेक्ट होगा। जो आज जो रिसर्च आइडिया जनरेशन की जो बात है वो ऑब्जर्वेशन है आपका, जो मतलब करंट प्रॉब्लम एरिया का है, तो उसके बेस पे आपने जो आइडिया लिया है फिर आपने टॉपिक डिसाइड करना है। अब एक टॉपिक जो है वो मतलब एक टॉपिक है, उसके अंदर दूसरा टॉपिक नहीं होना चाहिए। अव्वल तो रिसर्च पेपर फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। हम फेस करते हैं यार, ये पेपर हम भेज रहे होते हैं इतने जनरल से रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें फ्लॉस क्या होते हैं वो हमें क्रिटिकली फिर देखने पड़ते हैं। कि आप अगर बात टेम्परेचर की कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ आपने एक और टॉपिक ऐड कर दिया, टॉक्सिसिटी। आपने उसको को रिलेट तो करना है लेकिन वो उसको आपने लिंक नहीं किया। है वो रेलिवेंट आपकी नज़र में, जो समझने वाले हैं रेलिवेंट है, लेकिन एक तरीके से उसको कोरिलेट करना होता है। तो देन वो जब सीक्वेंस बनेगा तो वो पब्लिश होगा। उसमें फिर नोवेलिटी जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो उसके रिजल्ट्स होंगे, देन वो पब्लिश होगा। जी हसन, आपका कोई और क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, काफ़ी बेहतरीन डिस्कशन रही इस टॉपिक के हवाले से। मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो लास्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स related to this topic or related to our I session? really appreciate you and your work, your team, because ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हम गलतियां कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर जवाहर साहब ने टॉपिक लिया, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और ये प्रॉब्लम हम फेस भी कर रहे हैं। और कोलैबोरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल देखें देखें एमओयू साइंस हो रहे हैं, इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है वो होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। जजाकल्ला डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फोरम जो है ये हम सबका है। और बस ये काविश है, अपार्ट फ्रॉम आवर ऑफिशियल एक्टिविटीज, एज ए हॉबी या एज ए वेलफेयर वर्क, हम अपने पार्ट टाइम में या अपने वीकेंड्स के अंदर जो मैं और मेरी टीम है हम लोग काम कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो नॉलेज शेयरिंग है या जो फैसिलिटेशन है हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, वो लोग हम जॉब्स के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, और इसी तरह जो अदर स्किल्स हैं रिलेटेड टू रिसर्च या फिर जो करियर काउंसलिंग के हवाले से, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे मजीद भी जितना हो सकेगा।
हम लोग इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। तो इसमें आप लोगों की खास तौर पे एज ए स्पीकर, आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, आप लोगों ने माशाल्लाह दिया। और आज का जो सेशन है फर्स्ट सेशन इंशाल्लाह, और इसी तरह हम मल्टीपल सेशन करवाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ओकेजनली, जो साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। नाउ आई रिक्वेस्ट माई team member, Miss Asma Talib, for the closing remarks, please. Assalamu alaikum. As we come to the conclusion of this enlightening workshop on mastering the science of research, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers for sharing their valuable knowledge and experience, and to all participants for your keen interest and active engagement throughout the session. Today's discussion emphasized three important takeaways. First one is quality research begins with clarity and curiosity. Second is scientific writing is an art of precision and integrity. And third is collaboration and consistency drive progress. For our young scholars and emerging scientists, the message is clear. Mastering research is not just about conducting experiments, it's about developing a mindset of critical thinking, persistence and purpose. Let this workshop inspire you to pursue excellence in your academic and professional journeys with integrity and innovation. On behalf of the Global Entomologist Network GEN, I once again thank our expert speakers and all participants for being part of this academic exchange. May today's session strengthen your confidence and help you contribute meaningfully to the scientific community. With that, I officially close today's workshop on mastering the science of research. Inshallah, we look forward to meeting you all again in our upcoming sessions with new topics and continued learning. Thank you all, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Take care and stay connected with our forum on the LinkedIn, on the WhatsApp group and channel, and on our Facebook group. And also, you can follow us on our YouTube channel. And inshallah, the recording of the today's lecture will be available and will be uploaded on our YouTube channel and will be shared on our different social media forums. So until next, inshallah, see you again. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.